हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फोयास। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो अगर आप वीडियो पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर कर दीजिए। तो आज से हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक अपने को कवर करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हमें कवर करने हैं पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ के भौतिक स्वरूप, पदार्थ के कणों की अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है और वाष्पीकरण। ठीक है, तो ये टॉपिक्स अपने को क्या करने हैं, ये अपने को कवर करने हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपन स्टार्ट करेंगे पदार्थ से। पदार्थ क्या होता है, तो पहले बात कर लेते हैं पदार्थ के बारे में। वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मतलब कि उसके अंदर वजन होता है। द्रव्यमान किसको बोलते हैं? वजन को। कुछ भी जिसमें वेट होता है, वजन होता है, उसको बोलते हैं द्रव्यमान। तो वे सभी वस्तुएं जिनमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान घेरती है, और जो वस्तु स्थान घेरती है उसको बोलते हैं क्या? आयतन। क्या बोलते हैं उसे? आयतन। ठीक है, तो वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल पत्थर, तारे, बादल, पौधे, पशु, इवन रेत का कण आदि, ये सब क्या है? ये सब पदार्थ हैं और ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। सारे क्या हैं? आपके आसपास आप जहाँ बैठे हो और आपके आसपास जहाँ भी वस्तुएं रखी हैं वो सारी किससे बनी हुई हैं? पदार्थ से ही बनी हुई है। सभी क्या है? वो पदार्थ है। और पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पंचतत्व के बारे में। तो भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल वर्गों में वर्गीकृत किया है। कितने वर्गों में? 5 में वर्गीकृत किया है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? पंचतत्व कहते हैं। पंचतत्व मतलब क्या है? 5 और तत्व। तो 5 तत्व कौन कौन से हो गए? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। किनके अनुसार? जो हमारे प्राचीन दार्शनिक थे हमारे, उनके अनुसार। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मानक पद्धति के अनुसार आयतन का जो मात्रक है वो लीटर घन मीटर है। ये लीटर है ना, वन घन मीटर मीटर है, ये मीटर है। ठीक है, आयतन मापने का साधारण जो मात्रक है वो क्या होता है? लीटर होता है। हम जिसका भी हम आयतन मापते हैं वो उसका मात्रक क्या होता है? लीटर होता है। लीटर में मेजरमेंट किया जाता है, लीटर में मापा जाता है। तो 1 लीटर किसके इक्वल होता है? डेसिमल क्यूब के। 1 लीटर किसके इक्वल हो जाएगा? डेसिमल क्यूब के। या 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर हो जाएगा। अगर डेसिमल को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो क्या किस में चेंज होगा? ये 1000 मिलीलीटर में चेंज हो जाएगा। और 1 मीटर किसके बराबर हो जाएगा अपना? 10 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, तो देख लिया आपने, डेसिमल को ml में किया अपन ने तो 1000 के बराबर हो गया, और अगर 1 मीटर को इसमें किया अपन ने सेंटीमीटर क्यूब में तो 10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलो चलते हैं आगे। अब जानेंगे हम पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है। तो जैसे कि हमने पढ़ ही लिया है कि पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से, सूक्ष्म मतलब कि बहुत छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को परमाणु या अणु कहा जाता है। ठीक है, जो कण होते हैं जिससे मिलकर बना होता है पदार्थ, तो उन्हें क्या बोलेंगे? तो परमाणु बोलेंगे या अणु बोलेंगे। तो इन अणु और परमाणु क्या कहलाते हैं? कण कहलाते हैं। और इन्हीं से मिलकर क्या बनता है? पदार्थ बनता है। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी हम क्या करेंगे, नमक को लेंगे, इसको रफ कर देते हैं। मान लो हमने इसमें पानी लिया है ना, पानी के अंदर हमने गिलास में पानी लिया और इसमें क्या ऐड कर दिया? थोड़ा सा शुगर या थोड़ा सा सॉल्ट हमने इसमें ऐड कर दिया। तो आप देखोगे जितना लेवल पानी का था, जब शुगर घुल गई या नमक घुल गया, उसके बाद भी क्या होगा? उसका पानी का लेवल उतना ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि पानी के अंदर जो रिक्त स्थान है ना, उन रिक्त स्थानों में नमक के या चीनी या शक्कर के कण उसमें समावेशित हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम बता दिया, इसमें से आप देखकर आप समझ लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। पदार्थ के कण छोटे होते हैं जैसे कि हम जानते ही है ना। 1 मिनट इसको सेट करते हैं। तो कणों का आकार, कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उसे अपनी नग्न आँखों से या शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। भाई कण किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से या अणुओं से।
ठीक है। लेकिन ये परमाणु अणु इतने छोटे होते हैं कि हम इसे अपनी आँखों से या कितना भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी हो उससे हम नहीं देख सकते, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो नमक के कण पानी में समान रूप से फैल जाते हैं। इसी तरह जब हम चाय या कॉफ़ी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में क्या होते हैं, वो समावेशित हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी लास्ट वाली इसमें बता दिया था स्लाइड में, है ना, बताया था ना मैंने आपको अभी कि जब भी इसमें पानी में नमक या चीनी डालेंगे तो जो रिक्त स्थान में क्या होता है वो समावेशित हो जाते हैं उसके कण, किसके, नमक के या चीनी के, तो हमको ये नज़र नहीं आता है, ठीक है। तो यह स्पष्ट है कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने छोटे छोटे कण होते हैं इसको हम ना तो अपनी नग्न आंखों से देख सकते और ना ही आप इसे सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हो। तो पता चल गया हमें कि पदार्थ के कण काफ़ी छोटे होते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब बात करेंगे किसकी, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। इसके क्या क्या गुण हैं, तो वही जो हमने पहले पढ़ लिया है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, वही मैंने आपको बता ही दिया है ना। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुलता है तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थानों में प्रवेश कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब चीनी पानी में मिलाई जाती है तो चीनी के कण पानी के कणों के बीच रिक्त स्थानों में भर जाते हैं जिससे एक विलयन बनता है, ठीक है। और जितना देखो ये बता दी मैंने आपको यहाँ पर, और जितना लेवल इतना इस पानी का रहेगा उतना भी अगर आप चीनी डालोगे तो उतना ही लेवल रहेगा बाद में भी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान किसके बीच में होता है, सबसे कम किसके बीच में होता है। तो ठोस होते हैं उसमें काफ़ी कम रिक्त स्थान होता है, भाई ठोस के कण तो कितने पास पास में होते हैं, बिल्कुल पास में, ठीक है। हाँ ठोस में होता है ना। फिर ठोस से अधिक किसके अंदर होता है, द्रव के अंदर होता है। द्रव के अंदर कितना होगा, थोड़ा दूर रहेगा, थोड़ा सा दूर रहेगा, ठीक है। और सबसे अधिक किस में होता है, गैस में सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो ठोस में सबसे पास होता है, द्रव में थोड़ा सा दूर होता है और गैस में जो कण होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है। आया समझ में। चलो अपन आगे चलते हैं। अब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे कि जो पदार्थ के कण हैं वो क्या होते हैं, निरंतर गतिशील करते रहते हैं वो, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो मैं आपको पिक्चर इमेज लगा दी है एक, जब पानी के अंदर हम क्या डालेंगे, इंक डालेंगे तो इंक क्या करेगा, पूरे पानी में फैल जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिशील बढ़ गई, जो कण हैं उनकी गतिशील बढ़ गया वो। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और उनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जैसे किसी पानी को किसी भगोनी में अगर आप पानी लेते हैं, है ना, ये आपने पानी लिया, ठीक है, और उसको अपने गैस पे रखा, ठीक है। तो आप देखोगे अब जैसे हमने उसमें क्या कर दिया, उसको गैस को ऑन किया तो टेम्परेचर बढ़ गया, और जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो पानी के जो बबल्स थे, है ना, वो कैसे ऊपर उठ के चले जाते हैं, वो जाते हैं ना। क्यों जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ चुका है इसलिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, कण भी कितनी जल्दी ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे कम जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिशील होते हैं कण, वो किस में होते हैं, ठोस में होते हैं, है ना। सबसे और मध्यम किस में होंगे, द्रव के अंदर होंगे, जबकि गैस में काफ़ी जल्दी ये कर जाएंगी, गतिशील मूव हो जाएंगी, ठीक है। चलो अपन आगे चलते हैं। अब बात करते हैं विसरण की, ठीक है। अब 1 मिनट, तो हम विसरण की बात करते हैं। विसरण किसे कहते हैं, तो पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेशन के कारण होता है, जो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना ही विसरण कहलाता है। आया समझ में। जब पदार्थ के कण एक दूसरे से मिलते हैं, है ना, और स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, ठीक है। हमें यह भी पता चला है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है, गर्म करेंगे तो विसरण तेज हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में विसरण और परासरण, है, तो वही सेम ही दोनों। तो विसरण में तो क्या होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाती है, इंटरलॉक हो जाती है वो। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में प्रवेश करने के कारण होता है ना। तो उसी हम क्या बोलेंगे, विसरण कहेंगे। और विसरण की अगर आप डेफिनेशन देखें तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता की ओर आयनों के अणुओं का अभिगमन होता है, मतलब उच्च से निम्न की ओर होता है ना। जो अणु होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आते हैं, ठीक है। विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अभिगमन नहीं होता। अब जब परासरण होता है ना, वो भी सेम ही होता है, लेकिन परासरण में क्या होता है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ठीक है। जैसे कि अगर अपन किशमिश को पानी में रखते हैं तो किशमिश फूल जाती है। क्यों फूल जाती है, क्योंकि जो पानी होता है ना, वो एक जो किशमिश की जो ऊपरी लेयर होती है वो क्या होती है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, तो उसमें से होकर जाता है। लेकिन विसरण के अंदर ऐसी कोई अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होती है। तो विसरण यह क्रिया ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही हो सकती है, ठीक है। चलो अपन आगे चलते हैं।
पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर या मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि मान लो आप टेप है अपना, जो नल होता है अपना, अगर उस नल में अगर हमने यहाँ पर फिंगर डाल दी, यहाँ पर पानी फ्लो हो रहा है यहाँ बहुत ज़्यादा, है ना, और यहाँ हमने फिंगर डाल दी, फिंगर के बाद भी क्या होगा, अगर हमने यहाँ पर उंगली लगा दी उसके बाद भी क्या होगा, ये पानी क्या होगा, उंगली को छोड़कर दोबारा से ये मिल जाएगा। धार जो होती है पानी की दोबारा से मिल जाएगी। वो क्यों मिल जाती है? क्योंकि एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए होता है ऐसा। ठीक है, चलो इसको रफ कर देते हैं। तो पदार्थीय कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है ना। जैसे कि ठोस में देखो, ठोस में कितना पास पास है, द्रव में थोड़ा दूर है, जबकि गैस में काफ़ी ज़्यादा दूर है ना। मैं आपको दे दी यहाँ पर एग्जाम्पल। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं अपन कि अगरबत्ती की महक दूर से ही महसूस होती है, क्योंकि उसके कण निरंतर गति करते हैं और फैलते हैं। पानी के नल से निकलने वाली धारा में उंगली करने पर भी पानी नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता? क्योंकि कणों के बीच आकर्षण बल उन्हें बांधे रखता है। ठीक है, चलो अपन अब आगे चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर कर देना। देखो यूट्यूब में पहली बार है जो मैं आपको पूरा कंप्लीट नोट्स मैं आपको इसमें प्रोवाइड करवाऊंगी। पूरे जितने भी अपने चैप्टर्स होंगे 9th क्लास के, तो पूरे कंप्लीट नोट्स, ना तो एक टॉपिक छूटेगा आपका, है ना एक चैप्टर छूटने वाला है आपका। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको भी मुझे सपोर्ट करना है और इस वीडियो को आपको लाइक करते हुए चलना है, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते हुए चलना है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो अपने स्टार्ट करते हैं। अब कौन सा पदार्थ की अवस्था है। तो जैसे कि हम जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस अवस्था जिसे सॉलिड स्टेट भी कहते हैं, द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट है, और गैस अवस्था गैसीय स्टेट कहलाती है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं ठोस की। ठोस जैसे कि जो आइस क्यूब होती है अपनी, है ना, आइस होता है, इसको आप ठोस मानो, ये ठोस होता है ना। अपनी आइस क्यूब कैसी होती है? ठोस होती है। फिर है जो पानी होता है, पानी कैसा मानेंगे अपन? द्रव अवस्था होती है। और गैस में जो भाप बन के उड़ती है ना, वो अपनी क्या कहलाएगी? वो होती है अपनी गैस अवस्था में। ठीक है, तो चलो तीनों को समझते हैं डिटेल के अंदर। तो ठोस अवस्था में क्या होता है, अणु निकटता से जुड़े होते हैं। जो अणु होते हैं इसके अंदर बहुत पास होते हैं, एकदम पास होते हैं इसके अंदर अणु, और एक निश्चित स्थान पर कंपन करते हैं। कंपन मतलब कि वाइब्रेट करते हैं। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। आप बर्फ़ को किसी में डाल दो, मान लो एक आइस क्यूब निकाली और हमने उसको प्लेट में डाला, तो प्लेट में वैसे ही आइस क्यूब रहेगी उसकी। कटोरी में डाला तो भी वो आइस क्यूब ही रहेगी उसकी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बर्फ़ है, लकड़ी है, लोहा है ना, ये सब किस में आता है? अपना ठोस अवस्था में आता है। फिर अपन करेंगे द्रव अवस्था। तो अणु एक दूसरे के पास होते हैं लेकिन वे आपस में फिसल जाते हैं। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, मतलब कि आयतन तो निश्चित रहेगा, परंतु उसका आकार नहीं होगा निश्चित। क्यों नहीं होगा? देखो ये जो गिलास में पानी है, अगर इस पानी को अपन प्लेट में डालेंगे तो प्लेट में सेम, तो प्लेट के आकार ले लेगा ये, है ना। या अगर अपने जग में डाला तो ये जग का आकार ले लेगा ये पानी। ठीक है, इसलिए इसका आकार सेम नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जल, तेल, दूध, है ना। फिर हम बात करते हैं किसी गैसीय अवस्था की। तो अणु एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं गैसीय अवस्था में और स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। तो इसका ना तो आकार निश्चित होता है और नहीं इसका आयतन निश्चित होता है, और ये पूरे पात्र में फैल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। ठीक है, तो आया। इसमें तो आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। इसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, और इसमें आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, चलो अपन चलते हैं आगे। अब बात करेंगे क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? तो ऑब्वियसली बदल सकता है। आपने देखा होगा ठोस से द्रव बनता है, द्रव से गैस बनती है। ठीक है, तो तापमान में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं अपन? अगर हम टेम्परेचर को हाई कर दें, है ना, टेम्परेचर जोड़ने पर, तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। आपस के कण आकर्षण बल कमज़ोर करते हैं। जो इनके आपस से जो कण होते हैं ना, आपस के जो आकर्षण बल है वो कमज़ोर होते हैं। पदार्थ द्रव या गैस में बदल सकता है। ठीक है, और अगर अपन टेम्परेचर को निकालेंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? कणों की गति कम हो जाएगी, और फिर आपस के कण आकर्षण बल मौजूद होते हैं। और गैस से क्या होगा? फिर गैस से द्रव बनेगा और द्रव से ठोस बन जाएगा। ये कब होगा? जब टेम्परेचर को क्या कर देंगे अपन? टेम्परेचर को कम कर देंगे। और अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? ठोस से द्रव हो जाएगा। अगर बढ़ाएंगे तो ठोस से द्रव होगा, द्रव से गैस होगा। और कम करेंगे तो गैस से द्रव हो जाएगा और द्रव से ठोस हो जाएगा कम करने पर। ठीक है, आया समझ में? चलो अपन चलते हैं आगे। दाब में परिवर्तन करके तो देखो अपने 2 चीज़ देखी थी, है ना, कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो एक तो अपने क्या देख लिया? फर्स्ट तो क्या देख लिया अपन ने
ये ताप में परिवर्तन करके, और सेकंड हम क्या देखेंगे अब दाब में परिवर्तन करके। ठीक है, ये सेकंड है अपना दाब में परिवर्तन करके। तो गैस को द्रव में बदलना उच्च दाब से, अगर अपने को गैस से द्रव बनाना है, ठीक है, ये गैस से अपन को क्या बनाना है, ये द्रव बनाना है, कैसे करेंगे, उच्च दाब करेंगे प्रेशर, इसका जो प्रेशर है उसको अपन ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो जब किसी गैस पर अत्यधिक दाब डाला जाता है और साथ ही तापमान को कम किया जाता है, हम दाब ज़्यादा करेंगे, है ना, और टेम्परेचर को क्या करेंगे अपन कम कर देंगे, है ना, टेम्परेचर को अपन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो वह गैस द्रव में बदल जाती है। जो गैस है वो किस में चल जाएगी, द्रव में चल जाएगी। कब जाएगी वो, जब उसमें दाब डाला जाएगा और टेम्परेचर को कम कर दिया जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दबाव और ठंडक देकर ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ, जो किसको बोलते हैं, शुष्क बर्फ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, तो बनाया जाता है। कब बनाते हैं इसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर गैस को अपन दबाव देंगे उसको, तो ठंडक देकर उसको किस में बनाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर दिया जाएगा। फिर है अपना एलपीजी किसको बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि अपने घरों में अपना जो गैस जलता है ना उसमें भरी जाती है ना। तो गैस को दाब से तरल रूप में सिलेंडर में रखा जाता है। सिलेंडर में जो होती है ना, सिलेंडर में रखा जाता है, क्यों गैस होती है वो तो, लेकिन उसको अपन क्या करेंगे, दाब को कम करेंगे, दाब को ज़्यादा डालेंगे, तो क्या होगा, वो उससे किस में चेंज, गैस जो है किस में चेंज हो जाएगी, वो अपनी लिक्विड में। आपने देखा होगा कभी जो अपनी जो माताएँ हैं वो जो खाना बनाती हैं, तो जो गैस होता है ना उसमें पाइप लगा होता है सिलेंडर में, है ना। तो गैस जो सिलेंडर से पाइप में गैस जाती है वो कैसे लिक्विड फॉर्म में जाती है, क्योंकि उसमें अपने क्या कर दिया, दाब को ज़्यादा कर दिया और टेम्परेचर को कम कर दिया। ठीक है, तो द्रव को गैस में बदलना दाब कम करके। अगर हम इसी द्रव को अगर गैस में चेंज करेंगे, पहले तो हमने गैस से द्रव बना लिया था, अब हम द्रव से गैस बनाएंगे, तो वो कैसे करेंगे, वही सेम, अगर किसी द्रव को दाब हटा दिया जाए, दाब को कम कर देंगे और इसमें टेम्परेचर को भी कम कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिओड्रेंट स्प्रे जो अपन स्प्रे लगाते हैं, तो जब हम उसको दबाते हैं तो अंदर से द्रव कम दाब में आकर गैस बनकर बाहर निकलता है ना। आपने देखा जब उसको आप पुश करते हो तो वो लिक्विड होता है, उसके अंदर लिक्विड भरी होती है, लेकिन दाब को कम करके वो किस में चेंज हो जाती है, वो गैस में बाहर निकलती है। तो दाब बढ़ाने पर तो क्या होता है, गैस द्रव में बढ़ जाती है, दाब घटाने पर जो द्रव है वो गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो अपन आगे चलते हैं। अब अपना तापमान परिवर्तन के प्रभाव। ठीक है, तो पदार्थ में तापमान की परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान के परिवर्तन से। तो पहले बात करेंगे अपन किसी गलनांक बिंदु की। गलनांक बिंदु क्या होता है, तो किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे क्या बोलते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो किसी ठोस के तापमान पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव में चेंज होता है। ये ठोस है मान लो, है ना, ये आइस क्यूब है, और ये किस में चेंज हो गई, ये पानी में चेंज हो गया है ना। तो जिस पॉइंट पर ठोस पिघलकर पानी में चेंज हो वो क्या कहलाएगा, उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहलाती है, प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ बात किसी की जा रही है कि अगर मान लो 1 किलोग्राम ठोस है ना, और उस ठोस को हमें क्या बनाना है, द्रव बनाना है ना, तो उसमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है, उसकी प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ बीकर लिया हुआ है और बीकर में क्या है, इसमें आइस है ना। तो ये बर्नर है। अब हमने हमको जितनी ऊष्मा की आवश्यकता हुई किस में चेंज करने के लिए, आइस को पानी बनाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता हुई है ना, वही क्या कहलाती है, उस संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। आया समझ में। तो ये था संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं आगे। अब बात करेंगे क्वथनांक बिंदु की। क्वथनांक बिंदु किसे कहते हैं, तो अब देखो गलनांक बिंदु में तो क्या था, ठोस जो था वो किस में चेंज हो रहा था, द्रव में चेंज हो रहा था, है ना, उसको बोल रहे थे गलनांक बिंदु बोल रहे थे। अब क्वथनांक बिंदु किसे बोलेंगे, द्रव को किस में चेंज करना है, गैस में चेंज करना है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका क्वथनांक बिंदु कहलाएगा। ठीक है, तो किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ आपने कौन सा बीकर ले लिया, यहाँ हमने पानी ले लिया, वहाँ तो क्या था, ठीक है, यहाँ तो क्या था, देखो यहाँ था अपना आइस थी, है ना, बर्फ़ था, यानी कि ठोस था, ठोस को द्रव में बदला तो वो अपना गलनांक बिंदु कहला रहा था। और इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें द्रव को गैस में बदलेंगे, है ना। ये बीकर है, बीकर में पानी है ये, ठीक है, यहाँ पर आपने ये फ्लेम पर रख दिया आपने, ठीक है। तो अवस्था को छोड़ के इसमें परिवर्तित हो जाएगा
गैस में परिवर्तित हो जाता है। द्रव अवस्था किस में चेंज हो जाती है? अपनी गैस में चेंज हो जाती है। वो क्या कहलाती है? क्वथनांक बिंदु कहलाती है ना। और सेम वही वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि इसमें क्या बोल रहे थे पर संघनन की, जो संघनन गुप्त ऊष्मा थी ना संकलन की, वही सेम क्या है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है यहाँ पर। ठीक है, बस वहाँ पर ठोस से द्रव में जा रहा था, उसमें द्रव से द्रव से गैस में जा रहा है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम द्रव को, यहाँ 1 किलोग्राम ने द्रव ले लिया और इस 1 किलोग्राम द्रव को अपन ने गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की हमको आवश्यकता हुई थी वो क्या कहलाती है? आपकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? देखो, आपने कभी देखा होगा कि जो कपूर की गोलियाँ होती हैं, है ना, हमारी माताएं, हमारी जो मम्मियाँ होती हैं वो क्या करती है? अपनी जो कपड़े होते हैं, कपड़ों में क्या रख देती हैं? कपूर की गोलियाँ रख देती हैं। ठीक है, तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे तो जो कपूर की गोलियाँ थी वो कैसे होती है? ठोस होती है, और ठोस से सीधा किस में चेंज हो रही है? वो वाष्प बनकर उड़ जाती है, गैस बनकर उड़ जाती है ना। क्यों उड़ जाती है? बिकॉज ऑफ ऊर्ध्वपातन की वजह से। ठीक है, तो आप समझेंगे इसको अपन कि पदार्थ द्रव में परिवर्तन हुए बिना, कोई भी ठोस पदार्थ है वो द्रव में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाना क्या कहलाता है? आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका ये? ऊर्ध्वपातन। जब कोई पदार्थ है वो अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही किस में परिवर्तित हो जाता है? गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वो क्या कहलाएगा? अपना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कपूर की गोलियाँ, है ना, या नेफ्थलीन की गोलियाँ। ठीक है, फिर हम बात करेंगे निक्षेपण की। तो गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपन निक्षेपण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें तो ऊर्ध्वपातन में तो क्या हो रहा था? ठोस से क्या बन रहा था? गैस बन रहा था। और इसमें क्या होगा? गैस से, अब इसमें क्या बनेगा? गैस से ठोस बनेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे चलते हैं अपन। अब बात करेंगे अपन किसकी? दाब परिवर्तन के प्रभाव। तो था अपना किसका? टेम्परेचर का देखा था अपने। आगे अपन पहले जो देखा था अपन ने किसका देखा था? तापमान परिवर्तन का प्रभाव देखा था अपन ने। ठीक है, कि कैसे तापमान परिवर्तित करके अपन पदार्थ की अवस्था को बदल रहे थे। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी? दाब परिवर्तन के प्रभाव की। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं आपको समझा दिया है। दाब को बढ़ाना प्लस तापमान को घटाना, गैस को द्रव में बदलना। जब भी हमें गैस को, हमने आगे ही बात करी थी पहले भी, अगर हमें गैस को द्रव में बदलना है तो क्या करेंगे? अपन दाब को बढ़ा देंगे और तापमान को घटा देंगे, तो किस में क्या हो जाएगा? गैस द्रव में बदल जाएगी। ठीक है, तो यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। क्या करेंगे? यदि हम टेम्परेचर को घटा देंगे, है ना, और सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करेंगे तो कणों की बीच की दूरी क्या हो जाती है? फिर कम हो जाती है, पास आ जाती है कण। तो ये जो गैस है, गैस में तो कण कैसे होते हैं? दूर दूर रहते हैं, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को क्या कर देंगे? कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जो कण है ये बिल्कुल पास में आ जाएंगे और ये किस में चेंज हो जाएंगी? फिर ये द्रव में बदल जाएंगे। ठीक है, दाब बढ़ने से कण नज़दीक आते हैं और दाब घटने से कण क्या होते हैं? दूर जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने देख लिया था शुष्क बर्फ़, है ना, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि शुष्क बर्फ़ किसे कहा जाता है ना, पहले भी आते हैं हाफ रीडिंग में। तो CO2 को शुष्क बर्फ़ कहा जाता है, CO ये। ठीक है, एक मिनट, ये अपन करेंगे, CO2 को शुष्क बर्फ़ कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपन आगे। अब हम बात करें किसकी? कि अब ठोस से द्रव में परिवर्तन होता है, द्रव से गैस में परिवर्तन होता है, गैस से ठोस में परिवर्तन होता है, तो वो क्या कहलाता है? तो यदि कोई पदार्थ है ठोस से द्रव में बदल रही है तो उसको बोलेंगे संगलन। क्या कहेंगे? उसे संगलन कहेंगे। ठीक है, यदि मान लो कि यदि कोई आइस क्यूब है और वो आइस क्यूब किस में जा रहा है? किस में चेंज हो रही है? पानी में चेंज हो रही है, जल में चेंज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे वो संगलन। और अगर द्रव से अब हमको ठोस बनाना है तो वो क्या कहलाएगा? अपना जमना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जमना। तो ठोस से द्रव में जाना संगलन कहलाएगा और द्रव से ठोस में आना जमना कहलाता है। ठीक है, फिर द्रव से गैस का बनना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, और गैस का द्रव में बनना क्या कहलाता है? अपना संघनन कहलाता है। अपनी जो बारिश होती है ना, वर्षा होती है, वो संघनन का ही प्रोसेस होता है वो। ठीक है, कंडेंसेशन जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, तो यदि द्रव से क्या इसमें चेंज हो रहा है? वाष्प बन रही है, गैस बन रही है, तो वाष्पीकरण कहलाती है। और गैस से दोबारा संघनन बनेगा तो गैस से दोबारा द्रव में जाएगा तो क्या कहलाएगा? वो अपना संघनन कहलाएगा। ठीक है, यदि ठोस से गैस बन रहा है, जैसे कि हमने कपूर की गोली देखी थी ना, तो ठोस से अगर गैस बन रहा है तो ऊर्ध्वपातन कहलाएगा, और गैस से ठोस बनेगा तो क्या कहलाएगा? अपना निक्षेपण कहलाएगा। ठीक है, आया समझ में? एक बार इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ लेना आप। ठीक है, चलो चलते हैं अपन आगे। अब बात करेंगे अपन वाष्पीकरण की। तो यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। जो वाष्पीकरण है वो क्या है? सतह पर होती है, जिसमें द्रव पदार्थों में
ये पदार्थ है ना, पदार्थ है ये, ठीक है। जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? वाष्पीकरण कहते हैं। आया समझ में? ये कैसी प्रक्रिया होती है? सतह पर होती है ना, सतह पर होती है। सतह पर क्या है? ये द्रव है ना। यहाँ पर आपने इसको टेम्परेचर दिया तो द्रव से क्या बन गया? गैसीय अवस्था बन गई, है ना। और कहाँ से हो गई? कहाँ से स्टार्ट हो गई? ये सतह से स्टार्ट होती है, तो इसी को क्या बोल देंगे अपन? वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसके 4 कारक है। सतह का क्षेत्रफल, वही क्षेत्रफल कितना सतह का, है ना, ठीक है। तापमान, टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। आर्द्रता मतलब कि नमी और वायु की गति, ये सब क्या होती है? वाष्पीकरण को प्रभावित करती है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन किसकी? वाष्पीकरण से शीतलता। तो वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, जब भी द्रव के जो कण होते हैं, जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है ना, तो द्रव के कण जो होते हैं, है ना, द्रव के जो कण हुए, मान लो यहाँ द्रव के जो कण हैं, वो अपने आसपास के वातावरण से क्या करते हैं? ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, मतलब ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। और ऊर्जा के फिर उससे क्या होता है? वातावरण में ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है फिर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कभी कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती है? हम जैसे फ्रिज में से पानी की बोतल निकालते हैं ना, तो बोतल को जब बाहर निकालते हैं तो उसमें थोड़ी सी क्या बन जाती है? उसमें पानी की बूंदें अपने को नज़र आती है बाहर की साइड, है ना। 1 मिनट इसको मैं सेट कर देती हूँ। तो बाहर की साइड क्या होता है? बोतल पर क्या नज़र आता है अपने को? पानी की बूंदें नज़र आती है। क्यों नज़र आती है? क्योंकि जो जल की बूंदें होती है, जो द्रव होता है, वो बाहरी वातावरण से क्या करता है? ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और इससे क्या होती है? फिर ऊर्जा की हानि होती है ना। तो जब किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, अपन किसी ग्लास में पानी डालेंगे, गर्म जल ठंडा पानी को डालेंगे, तो जल्द ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नज़र आने लगेगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा हमारे आसपास के पदार्थ ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाते हैं, है ना, और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नज़र आता है। जो ऊर्जा होती है ना, जलवाष्प की जो बूंदें होती हैं, वो किस में चेंज हो जाती है? फिर द्रव में चेंज हो जाती है वो, है ना, क्योंकि टेम्परेचर तो कम हो ही गया, तो वो हमें किसके रूप में नज़र आता है? बूंदों के रूप में नज़र आता है, ठीक है। तो यही कारण है कि जब भी हम ठंडा पानी लेते हैं तो उसके अब बाहर निकालते हैं तो उसमें क्या नज़र आता है अपने को? जल की बूंदें नज़र आती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर था जो कि पूरा फिनिश हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा वीडियो बनाकर समझा दूँगी, ठीक है। और ये अपना हो गया यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।